अगर आप अपने मैथ्स के पेपर को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो तो इस वीडियो में सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए बने रहना, जिससे कि आपको एग्जाम में क्या पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और क्या टॉपिक आपको इन कुछ बचे हुए घंटों में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप जान सको। अगर आप यही सब देखना चाहते हो तो सिर्फ 7 से 8 मिनट देखना, और इसमें आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब बिल्कुल सीरियस टॉक करेंगे, जरा सी भी इधर की बात नहीं करेंगे। आपने थंबनेल तो जरूर देख ही लिया होगा। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किन चैप्टर से बोर्ड्स किन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जरा सा भी टाइम नहीं लूंगा, फटाफट अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला पार्ट है हमारा कैलकुलस का। कैलकुलस के अंदर आपकी दो मेन चीज़ होती है, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर आपको दो चीज़ मेन बहुत अच्छे से तैयार रखनी है। एक क्या है, उसके जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखना होगा इनवर्स और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके साथ क्वेश्चंस को मर्ज करके ही ज्यादातर बोर्ड्स पूछा है, क्योंकि सीधा सीधा डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी चीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी के अंदर डिफरेंशिएशन के अंदर, पहला तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपका सिंगल वाला डिफरेंशिएशन उन्होंने पूछ किया। दूसरी बात ये है कि अगर आपका आया भी डिफरेंशिएशन से अगला क्वेश्चन, तो वो होगा डबल डेरिवेटिव पे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने सुना भी होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, एक फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर आपको दोबारा से उसे डिफरेंशिएट करना है। देखो, मैं अपने यहाँ पे तारीफ नहीं करूंगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मेरा आईसीएसई बोर्ड था क्लास 12 में, मैंने 89 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था विदाउट एनी कोचिंग, और जेईई मेंस में मेरे 94% आए थे। इस वजह से कुछ मेरे पास जो एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ है वो आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। और ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे, और ना ही तो आपके कोई स्कूल में, ना ही किसी कोचिंग में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे फटाफट फोकस करो आप। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको समझ गए, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर एक्स्ट्रा में अगर पूछा तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ पूछेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो पार्ट्स हैं आपके। इंटीग्रेशन के अंदर है इनडेफिनाइट। ठीक है, यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट आपको मुंह से ही बता दे रहा हूँ। इनडेफिनाइट है और आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। इंटीग्रेशन के अंदर आपके फॉर्मूले बहुत ढेर सारे हैं, उसको आपको याद करना जरूरी है। फॉर्मूले याद करने के लिए एक सिंपल, एक अच्छी ट्रिक ये हो सकती है कि आप बस लो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हर एक फॉर्मूला को कम से कम 5-10 बार लिख दो, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला लिखने के बाद आपको फॉर्मूला याद होगा। फिर उसके बाद आपको इनडेफिनेट से बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि पूछ ले, वरना तो अगर पूछेगा तो उसमें एक टॉपिक होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उस टॉपिक से डेफिनेटली वहीं से ही क्वेश्चन आता है, और ये पूरा होल कैलकुलस 32 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। तो आप ये समझो कि इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक पार्ट आता है जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, समझे, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, और उसी में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उसने, और इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, आपके जो फॉर्मूले जो याद किए हैं उसको वो लोग पता है कहाँ अप्लाई करवाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट वाले लगा के। जो लिमिट वाला इंटीग्रेशन होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाली जो चीजें क्वेश्चन होती है, उसमें ये लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूले को पुट करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो कहाँ पे आप समझे, इनडेफिनेट में इनडेफिनेट के जो फॉर्मूले थे उसको एक टॉपिक पकड़ा, और दूसरी तरफ उसने पकड़ा लिमिट वाले इंटीग्रल्स, उन दोनों को मर्ज करके आपको क्वेश्चन दे देगा, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये चीज अपनी कैलकुलस के अंदर तैयार रखो। दूसरी बात है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर बस बहुत, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा नहीं आता होगा एलजेब्रा। मैथ्स के अंदर, 12th की मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होते। 11th में बहुत चैप्टर है, 12th के अंदर चैप्टर कम है लेकिन चैप्टर बड़े हैं, ये चीज़ आपको देखनी होगी। तो इसके अंदर देखो सबसे रहता है इनडेटरमिनेट फॉर्म। इनडेटरमिनेट फॉर्म में देखा होगा ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, मार्कर चल नहीं रहा है, मार्कर चल जाओ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम इनडेटरमिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग है, ये तो सबको पता होगा। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें आपसे ज़्यादा कुछ वो नहीं पूछेगा, कैलकुलेट करवाएगा, और बीच में अगर होता है ना ये सिमेट्री ऑफ इक्वेशन एक होता है, उसको दे दिया जाता है, फिर आपसे XYZ की वैल्यू, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से हो गया एलजेब्रा में से आपको एक इनडिटरमिनेट से फॉर्मूला मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, और दूसरा आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेट से मिल गया। और एलजेब्रा के अंदर क्या होता है, ऑल एलजेब्रा के अंदर आप क्या सोच सकते हो, क्या हो सकता है एओडी, लेकिन इसके अंदर आता है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। इसके एओडी के लिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अभी एलजेब्रा के अंदर में प्रोमिनेंट दो यही मेरे हिसाब से चैप्टर होते हैं, और इसको आपको ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 3D ज्योमेट्री में क्या रहता है। 3D ज्योमेट्री है तो इसमें फॉर्मुलेज रहते हैं, काफी सारे फॉर्मूला इसमें रहता है, लेकिन आप अगर फॉर्मूला बस याद कर लो तो वो वाला सिस्टम रहता है, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकालो, उसमें ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं लोग। तो अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट अगर कोई सुन रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि स्टैटिस्टिक सेक्शन सी और सेक्शन बी, इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपने ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री पहले से पढ़ी रखी है तो प्लीज मेरे हिसाब से आप इसी के ऊपर जाओ, सेक्शन सी के ऊपर मत जाओ। अगर आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ी हुई है तो फॉर्मूले बार बार अच्छे से देखो, आप बस फॉर्मूला याद कर लोगे, उस पर आप क्वेश्चन डालो, आंसर डेफिनेटली दिखेगा। जिन्होंने 3D नहीं पढ़ी है उनके लिए है कि आप सेक्शन सी पे जाओ। सेक्शन सी आपका इजी पोर्शन है, आप उसको अभी पढ़ोगे तो आराम से आगे उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आपको बस 3-4 घंटा अगर आपने पढ़ लिया, आपका सेक्शन सी पूरा कवर, और इसके अंदर भी मार्क्स फुल ऑटोन फुली मिलते हैं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, खत्म। तो इनमें से आपके पास चॉइस है। जिन्होंने इसको पहले से पढ़ रखा है वो इसी पे जाए, सेक्शन सी पे बिल्कुल अपना दिमाग में लगाए, इसी पे लगाए, आपको इस पे फुल नंबर मिलेंगे, गारंटीड है इस पे। और जिन्होंने 3D नहीं पढ़ी वो स्टैटिस्टिक्स पे जाए। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट, रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन अपने में ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अलजेब्रा के अंदर आता है, लेकिन मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। इसके अंदर आपने जो सारे टॉपिक पढ़े होंगे, 1 many, 1 1, 1 2, इन सारे के जितने टॉपिक हैं, इनमें आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उससे आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है।
मोस्ट ऑफ द 90% केसेस और पिछले ईयर से आप PYQ भी उठा के देखोगे तो ज़्यादातर ये पूछता है मैनी 1, 1, 2 ये वो इधर सब क्लासिफिकेशन की ये फंक्शन कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, एक ये क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका F ऑफ G, FOF, GOF, इस तरह ये वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ML अग्रवाल यूज कर रहे हो तो उसके अंदर बस एक एक्सरसाइज है, अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो उसको अटेम्प्ट कर लो, मतलब रिवाइज कर लो, और अगर नहीं पढ़ी हुई है तो उसको अच्छे से पढ़ लो। वीडियो सोल्यूशन भी आपको इंटरनेट के अंदर मिल जाएंगे, यूट्यूब में भी बहुत सारे हैं। तो आपने एक चीज़ देख लिया, एक आगे आपकी कैरेक्टराइजेशन कहाँ पे ये फंक्शन किस कैटेगरी में आता है, और दूसरी चीज़ इसमें FOF, GOF वाला वो वाला। मेरे केस में यही दो में से केस हमें आया था, ठीक है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी से इनफैक्ट मुझे भी डर लगा था, मैं सिर्फ इसकी सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ के गया था और उसी में से ही क्वेश्चन आया था, तो वही आपको मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक होता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को आप पढ़ के जाओ, उसके वर्ड्स प्रॉब्लम एक दो है, PYQ देख लो, उसको सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक होता है इसकी एक होता है बहुत लो कैटेगरी के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब बहुत हल्के फुल्के जिनके आप आराम से धज्जियां उड़ा सकते हो, और एक क्वेश्चन होते हैं बहुत हाई लेवल के जो कि बेस थ्योरम से आते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन बेस थ्योरम से एग्जामिनर पकड़ता है और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्टिंग के रहते हैं कि भाई इतने थे, इतनी बॉल थी, इनका फ्रैक्शन बताओ, इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, कितने में से कितनी बॉल ये से प्ले, वो सब आपको देखने लगेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर हाई और इजी वाला, मॉडरेट इसमें से क्वेश्चन जल्दी नहीं आते, और अगर आए भी तो उसमें डेफिनेटली आपको चॉइस दी रहेगी, ठीक है। अब आगे स्टैटिस्टिक ये अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन सब में आपका प्रोमिनेंट सारे चैप्टर मैंने कवर कर ही दिए हैं, और आपको सब बता भी दिया कि कहाँ में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ छोटी मोटी चीज़ होगी जो अगर रह गई होगी तो रह गई। हाँ, AOD रह गया। AOD में आपको एरिया ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा अपना प्लीज करके जाना। मैक्सिमा मिनिमा से बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हाइपरबोला पैराबोला, और हाइपरबोला पैराबोला एक ग्राफ में से काट दिया, उसके अंदर जो एरिया आ रहा है उसको बताओ। इसकी इक्वेशन बहुत इजी होती है, उसको आप आराम से समझ लोगे। तो इसमें से हाइपरबोला पैराबोला जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसको करके जाना, और AOD में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप मैक्सिमा और मिनिमा को अच्छे से पढ़ के जाना। इनफैक्ट अगर आप देखो, अगर आप शुरू से पढ़ते चले आए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने हर चीज़ पढ़ी है, आप हर चीज़ रिवाइज करके चलना। लेकिन जो बेचारे हमारे बैक बेंचर्स वाले भाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इन टॉपिक्स को अगर आप अभी आलतू फालतू प्रोक्रेस्टिनेशन इधर उधर भटके बिना इन सारे टॉपिक्स को करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे एग्जाम में। तो बी केयरफुल, अपना एग्जाम पेपर अच्छे से अटेंड करके आना। और अगर आपको ये भी जानना चाहते हो कि हमें स्टेप वाइज मार्किंग कैसे मिलेगी, तो इसके लिए भी मेरी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, विदिन 1 to 2 आवर्स आ जाएगी, उस पर भी स्टे ट्यून्ड रहना। मिलते हैं बस आपकी टिप्स और आपका वो ये स्टेप वाइज मार्किंग वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हर चीज़ समझ आ गई है तो यहाँ से चले जाओ और अपनी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करो, क्योंकि कल आपका पेपर है।